नमस्कार साथियों, में जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है। स्पेशल एजुकेटर्स सारथी परिवार में सुप्रीम कोर्ट में जो विशेष शिक्षकों के लिए केस चल रहा है, उसमें 18 अगस्त 2026 को जो सुनवाई हुई उसकी पूरी जानकारी हिंदी में लेकर आया हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 वर्षों वाला प्रकरण आया है उसे भी स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। रूपांतरों में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको समझिए। सर्वप्रथम कोर्ट ने कहा, हम जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित दावों पर 2 सप्ताह बाद विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। नंबर 2, इस बीच हम केंद्र शासित प्रदेश से एक शपथ पत्र आमंत्रित करते हैं, जिसमें यह बताया जाए कि इस न्यायालय के दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन करने के लिए उसकी प्रस्तावित कार्रवाई क्या है। ये एफिडेविट वो मांग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दादर नागर हवेली और दमन दीव की सुनवाई की। तीसरे नंबर पे दादर में कहते हैं कि दादर नागर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है। विद्वान न्यायप्रिय श्री मल्होत्रा के अनुसार शपथ पत्र में स्वीकृत पदों, संविदा शिक्षकों, स्क्रीन समिति के गठन आदि के संबंध में विशिष्ट विवरणों का अभाव है। 5वें पॉइंट में केंद्र शासित प्रदेश की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, जो कि उन्हें दिया जाता है। उसके बाद सुनवाई मध्य प्रदेश की गई। तो 6वें पॉइंट क्या है, आईए संख्या 230290/2026 2026 एवं आईए संख्या 23/2/93 पर नोटिस जारी किया जाए। मतलब कोर्ट ने कहा कि ये दोनों जो आईए संख्या हैं, इन पर नोटिस जारी किया जाए। विद्वान अधिवक्ता श्री सार्थक राय जादा ने नोटिस स्वीकार किया। मध्य प्रदेश राज्य उक्त दोनों आवेदनों की विषय वस्तु पर विचार करेगा और 2 सप्ताह के भीतर अपना शपथ पत्र दाखिल करेगा। यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो उसके 1 सप्ताह बाद के भीतर दाखिल किया जाए। यानी कि अगर और कोई भी उसका उत्तर है तो 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई चीज बताना चाहते हैं तो वो दाखिल कर सकते हैं। आवेद आवेदनों को 4 सप्ताह के बाद पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। जो आवेदन वहां आए हुए हैं, अभी वहां पे भर्ती निकाली गई थी, उसमें जो आवेदन आए हैं उसके लिए कहा जा रहा है। 11वें पॉइंट में जहां तक दिनांक 21 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि दाखिल की गई रिपोर्ट हिंदी में है, अतः उसको इंग्लिश में दिया जाए, क्योंकि हिंदी में वो उनको समझ में नहीं आ रही होगी। 12वां पॉइंट है, राय ज्यादा उक्त रिपोर्ट का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करा सकते हैं। 13वां पॉइंट, मध्य प्रदेश से संबंधित दावों पर अगली तिथि अर्थात 1 सितंबर 2026 को विचार किया जाएगा। 14वां पॉइंट है, रिपोर्ट की एक प्रति विद्वान न्यायप्रिय श्री मल्होत्रा को उपलब्ध कराई जाए। अवमानना याचिका डायरी संख्या 40533 2024 के बारे में उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है। 15वां पॉइंट, नोटिस जारी किया जाए। 16वां है, विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यांश मिश्रा ने नोटिस स्वीकार किया। मध्य प्रदेश का नोटिस दिव्यांश मिश्रा ने स्वीकार किया। 17वें पॉइंट में फिलहाल कथित अवमाननाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। जिसको कोर्ट ने अवमानना के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था, उनको छूट देने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। 18वें पॉइंट में कथित अवमाननाकर्ता 2 सप्ताह के भीतर अपना शपथ पत्र दाखिल करें। 19वें पॉइंट में, यदि दिनांक 28 जुलाई 2026 के आदेश का कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है तो अवमानना याचिका का लंबित होना उन्हें उक्त आदेश का अनुपालन करने से नहीं रोकेगा। यानी कि जो उन्होंने आदेश दिया था जिस भी अधिकारी कर्मचारी के लिए, अगर उन्होंने नहीं सुना है तो उसको
अनुपालन वो 28 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सुना गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लिए जो बातें कही गई हैं अब उनको बताया जा रहा है, और ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी हैं। इसी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। 20वां पॉइंट है, पक्षकारों द्वारा उठाए गए दावों के लिए आगे और परीक्षण की आवश्यकता है। 21वें पॉइंट में हम इन पर अगली तारीख 1 सितंबर 2026 को विचार रखने का प्रस्ताव करते हैं। 22वीं पॉइंट में, तदापि फिलहाल हम दिल्ली सरकार को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वह डीएसएसएसबी परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर 581 स्वीकृत पदों को भरने की नियुक्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त डीएसएसबी परीक्षा 2025 के अनुसरण में 32 पद भी मेरिट के अनुसार भरे जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2023 में जो भर्ती निकाली थी उसमें स्पेशल एजुकेटर को भी मेन प्रावधान दिया था भर्ती के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरिट के आधार पर लिया जा सकता है। फिर 2025 में भी उन्होंने वैकेंसी निकाली थी जिसमें 25 पद थे, उनके लिए भी मेरिट्स के अनुसार भरे जाने के लिए कोर्ट ने कहा है। 23वें पॉइंट में हम दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तुत इस कथन को अभिलेख पर लेते हैं कि 90 विशेष शिक्षकों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की गई और उन्हें योग्य पाया गया। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच किए गए 176 संविदा विशेष शिक्षकों को उपलब्ध रिक्त पदों पर टीजीटी श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा। मतलब दिल्ली सरकार ने कहा है कि 90 जो विशेष शिक्षक उनके यहाँ पहले से कार्य कर रहे थे उनकी स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच कराई जाएगी, और वहां पे 176 विशेष शिक्षकों के जो पद हैं उनमें टीजीटी के रूप में उनकी नियुक्ति की जाएगी। 24वें पॉइंट में कहता है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश में निर्देश दिया गया था कि विशेष शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं और पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे उपर्युक्त मामले में आयु सीमा में छूट के साथ स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपनी अभ्यर्थिता पर विचार करने के हकदार होंगे। 25वें पॉइंट में, पिछले कई वर्षों से वाक्यांश की व्याख्या पक्षकारों की ओर से उपस्थित विभिन्न विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अलग अलग प्रकार से की गई है। मतलब विशेष शिक्षकों के मामले में प्रत्येक राज्य के या प्रत्येक वकील द्वारा अलग अलग तरीके से उसको वर्णित किया गया है, उस बात के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। 26वें पॉइंट में, हमारा ध्यान इस न्यायालय के मूल निर्णय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में रजनीश पांडे बनाम भारत संघ की ओर से दिलाया गया है, जहां हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता है कि संविदा पर नियुक्त विशेष शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए पात्र होने हेतु विशेष शिक्षक विशेष अवधि तक सेवा करना अनिवार्य था। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि जो मैंने मूल आदेश किया था 7 मार्च 2025 को, उसमें ऐसा कहीं कोई प्राविधान नहीं दिया गया था कि कितने वर्षों के कार्य कर रहे लोगों को ही इस आदेश का लाभ मिलेगा। जिसको अब आप इसको इस तरीके से समझिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रश्न समझने के लिए उसका ध्यान इस मामले के मूल निर्णय अर्थात रजनीश पांडे की ओर दिलाया गया। कोर्ट ने इस मूल निर्णय को देखने के बाद कहा कि उसे वहां ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता है उस आदेश में जिसमें यह कहा गया कि संविदा पर नियुक्त विशेष शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए पात्र मानने हेतु किसी निश्चित अवधि तक सेवा करना अनिवार्य था। अर्थात मूल निर्णय में कोर्ट को यह नहीं मिला कि जो विशेष शिक्षक है केवल 2 वर्ष वाले पात्र होंगे, 3 वर्ष वाले पात्र होंगे या केवल 5 वर्ष वाले पात्र होंगे, या नियमितीकरण के लिए कोई अन्य निश्चित न्यूनतम अवधि अनिवार्य होगी। इसलिए पॉइंट 26 का मूल महत्व यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि
रजनीश कुमार पांडे निर्णय में लास्ट मैनियर का कोई निश्चित संख्यात्मक अर्थ निर्धारित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर विशेष शिक्षक जो परेशान हो रहे थे कि कितने साल वाले लोगों को लिया जाएगा, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऐसी कोई मेरे पिछले आदेश में नहीं वर्णित किया गया कि वहाँ अभी किस वर्षों के लिए कितने वर्षों तक कोई कार्य करने वाला ही नियमित होगा, ऐसा कहीं कुछ वर्णित नहीं किया गया है। और 27वें पॉइंट में क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए पिछले कई वर्षों के वाक्यांश का अर्थ निर्धारित और परिभाषित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मतलब पहले जो वकीलों द्वारा विभिन्न विभिन्न बातें कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, तो कोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि उन सभी बातों को एकत्र करके उनका मूल अर्थ निकालना होगा स्पेशल एजुकेटर मामले में, कि वो यथार्थ में जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं नियम कायदा कानून में आती हैं कि नहीं। 28वें पॉइंट में वो कहते हैं, हम सचिव कर्नाटक राज्य एवं बनाम उमा देवी एवं अन्य के निर्णय से मार्गदर्शन लेते हैं, जिसमें संविधान पीठ ने पैरा 53 में ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु योजना बनाने में संबंधित टिप्पणी की थी, जिन्होंने बिना न्यायिक हस्तक्षेप के संविदा तदर्थ सेवा में 10 वर्ष से अधिक सेवा की हो। एक बार के उपाय के रूप में और हम यह निर्णय देते हैं कि केवल वे संविदा विशेष शिक्षक जिन्होंने 7 मार्च 2025 तक 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा। आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। वर्तमान में यह केवल राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली पर लागू होगा, क्योंकि योग्य शिक्षकों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये जो 10 वर्ष वाली बात कही जा रही, इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 10 वर्ष की बात कही गई है वो दिल्ली राज्य के लिए की गई है, क्योंकि वहां पर जो स्वीकृत पद हैं उससे ज्यादा लोग पहले से ही कतार में लगे हुए हैं, यानी कि उनकी नौकरी के लिए आवेदन द्वारा एग्जाम द्वारा पहले से ही सूची तैयार की गई है। इसलिए उन्होंने उन लोगों को जो पहले से कार्यरत थे उनको नियमतः नौकरी मिल जाए, इस आधार पर 10 साल का क्राइटेरिया निर्धारित किया है। ये जो है दिल्ली के लिए होगा। अब हम इसको अपनी भाषा में समझते हैं। आदेश का निर्णायक शब्द क्या था? प्रेजेंटली विल बी एप्लीकेबल फॉर एनसीटी ऑफ न्यू दिल्ली ओनली, अर्थात वर्तमान में यह केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर ही लागू होगा। इसलिए पॉइंट 28 की व्याख्या की गई, जिसमें 7 मार्च 2025 तक 10 वर्ष से अधिक संविदा तदर्थ सेवा पूरी करने वाले विशेष शिक्षक ही उस आदेश के तहत नियमिति के लिए विचार किए जाएंगे। मतलब ये दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में 7 मार्च 2025 से पहले 10 वर्ष की नौकरी कर चुके हैं, उन पर ही ये संविदा के तहत नियमित नियुक्ति का आदेश लगेगा, उसके बाद वालों को नहीं लगेगा। यह फिलहाल केवल दिल्ली के लागू किए। साथ ही कोर्ट ने इसका कारण भी उसी वाक्य में दिया है, सिंस द नंबर ऑफ क्वालिफाइड टीचर आउट नंबर द सेंशन पोस्ट, अर्थात दिल्ली में योग्य शिक्षकों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक होने के कारण यह व्यवस्था, यानी कि ये 10 वर्ष वाली व्यवस्था है, ये केवल दिल्ली विशिष्ट परिस्थिति में ही लागू की जा रही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि देश के विभिन्न राज्यों में आउटसोर्सिंग और डेली वेजेस के माध्यम से जो अभी नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनको इस आदेश में संशय नहीं होना चाहिए। ये पूरे
देश के टीचरों के लिए लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो 10 वर्ष से कम की नौकरी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो स्वीकृत पद हैं उससे ज्यादा लोग वहां पर हैं, इसलिए उनको ये नियम लगाना पड़ा है। अन्य राज्यों के लोग परेशान बिल्कुल ना हो। मेरा स्पष्ट यहाँ पर आपको बात कही जा रही है कि केवल ये दिल्ली और दिल्ली के लिए ही कहा गया है। अब 29वें पॉइंट पे क्या आते हैं, जहां तक संविदा पर नियुक्त उन शिक्षकों का संबंध है जो 10 वर्ष की अवधि से अधिक कम सेवा कर चुके हैं, भी दिल्ली सरकार द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। जो 10 से कम वर्ष वाले हैं वो दिल्ली में जो परीक्षाएं अगर टीचर्स के लिए लागू की जाती हैं उसमें भाग ले सकते हैं, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि उनकी की गई सेवा के वर्षों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ वेटेज दिया जाएगा। अब अगर दिल्ली सरकार नई कोई वैकेंसी निकालती है तो ये 10 वर्ष की सेवा कर चुके लोग भी उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं और भागीदार हो सकते हैं, और उसमें उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब 30वें पॉइंट में कोर्ट क्या कहता है, हम मध्य प्रदेश राज्य तथा लक्षद्वीप, लद्दाख और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दावों पर 1 सितंबर 2026 के को अपराह्न 3 बजे विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। यानी कि अभी कोर्ट ने इधर बीच जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, लद्दाख के, दिल्ली या आपका गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, उन पर थोड़ा सा विचार किया था, क्योंकि अभी ये राज्य जो है 7 मार्च के बाद संज्ञान में नहीं लाए गए थे और इन पर कोई बात नहीं हुई थी। अब यहाँ पर मामला आता है कि जिन राज्यों को उन्होंने मई के महीने में आदेशित किया था कि स्क्रीनिंग करा के वो जुलाई में अपना शपथ पत्र दें, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्य जो हैं, उसमें खास करके उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी कोई ना तो एफिडेविट दिया गया है और ना ही कोर्ट कोई संज्ञान ले रहा है। जबकि यहाँ पर आवश्यकता ये भी है, होती है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस पर भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो ये साथियों, ये था कल के आदेश 18 अगस्त 2000 के आदेश का रूपांतरण, और आगे बने रहिए, आपको इसी प्रकार आगे की भी जानकारी हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्पेशल एजुकेटर तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि अब ये केवल एक चैनल नहीं बल्कि स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी की आवाज़ बन गई है। धन्यवाद। जय हिंद।